नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जगत प्रकाश नड्डा जी अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री को खूब निशाने पे लेते हैं, हिमाचल की सरकार को निशाने पे लेते हैं। उसके कुछ दिन बाद अ, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमला बोलते हैं जेपी नड्डा जी पर और निशाना साधते हैं। हर्ष महाजन जी का नाम लिए बिना वो कहते हैं कि जो कांग्रेस से गए एक नेता हैं, उनकी सलाह से जेपी नड्डा जी चल रहे हैं। कभी वो ईडी को भेज देते हैं नादौन में, कभी वो हिमाचल शिमला में हलचल कर देते हैं, कभी वो ऑपरेशन लोटस शुरू कर देते हैं। और उन्होंने नड्डा जी को सलाह दी है कि हर्ष महाजन जी से बचकर रहें और उन्होंने आरोप लगाए हैं कि हर्ष महाजन ही हैं जो केंद्र से जो उदार सहायता है, जो हिमाचल को मिलनी है, उसको रोक रहे हैं। वहीं हर्ष महाजन जी का ज़िक्र करें तो हर्ष महाजन क्यों जेपी नड्डा जी के लिए ज़रूरी हो गए, उसका भी एक बड़ा कारण है क्योंकि लगातार कभी उपचुनाव, कभी विधानसभा चुनाव हार रही भाजपा को उन्होंने एक संजीवनी दी है। उन्होंने कांग्रेस से वो गए, उन्होंने कांग्रेस से जाकर तोड़-फोड़ की कांग्रेस के विधायकों की और राज्यसभा की सीट जीत ली उन्होंने। वहीं पे जेपी नड्डा जी ज़ाहिर है कि उनसे खुश होंगे और उनकी सलाह वो मान भी रहे हैं। लेकिन हर्ष महाजन जी का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। जब भी जेपी नड्डा जी के या पार्टी के बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो वो 8-10 लोग जो गैर भाजपाई हैं, कांग्रेस से गए हैं या अन्य दलों से गए हैं, वो एकजुट रहते हैं, उनकी एकजुटता बरकरार है। तो आज हम इन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे कि हर्ष महाजन क्यों ज़रूरी हैं जेपी नड्डा जी के लिए और क्यों उनकी सलाह मानते हैं। तो विवेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। प्रेम कौशल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज पंडित जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आज चर्चा में भाग ले रहे हैं। पंडित जी, आपने देखा होगा एक फ़ोटो बड़ा वायरल हुआ था पिछले दिनों कि जगत प्रकाश नड्डा जी के कार्यक्रम में बिलासपुर में या अपनी फ़ौज के साथ 3 जो उन्होंने जिता लिए वो और जो हारे हुए सभी विधायकों के साथ, पूर्व विधायकों के साथ वो वहाँ थे। वहीं पे पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह के बेटे ने भी उनको जॉइन कर लिया, रजत ठाकुर ने। वो भी उस पिक्चर में थे, बड़ी वायरल हुई। भाजपा की तरफ से भी कहा गया कि एक अलग कुनबा चल रहा है कहीं न कहीं भाजपा के अंदर। वहीं पे अनुराग ठाकुर जी ने आरोप लगाए हैं, स्पष्ट कहा है कि और कांग्रेसी आतुर हैं भाजपा में आने को और वो दरवाजा खटखटा रहे हैं। सुक्खू जी अचानक हमला बोलते हैं, क्या सुक्खू जी के निशाने पे भी हर्ष महाजन है और हर्ष महाजन जी के निशाने पे भी सुक्खू हैं क्या? जी, पंकज जी। देखिए सर, सबसे बड़ी और अहम बात जो है वो ये है कि वर्तमान में जेपी नड्डा जी बतौर अध्यक्ष आए और पहली बार मंत्री बन के आए थे। सुक्खू जी को कुछ राहत की उम्मीद थी उनसे, क्योंकि जेपी नड्डा आक्रामक अंदाज के लिए कभी नहीं जाने जाते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से जेपी नड्डा ने सरकार को घेरा और आक्रमण किया, उससे दो बातें तो स्पष्ट है कि सुक्खू जी के लिए आने वाला समय जो है वो सुखद नहीं है, क्योंकि जेपी नड्डा ने जो संकेत दिए हैं सरकार, उससे साफ है कि अभी एक और बड़ा हमला सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर भाजपा की ओर से तय है। दूसरा, निश्चित तौर पे जो हर्ष महाजन है उनका कद भाजपा में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जयराम ठाकुर के खाते में जहां 3 सफलताएं हैं, वहीं हर्ष महाजन के खाते में पूरी तरह से सफलताएं हैं। जो जो प्लान हर्ष महाजन ने बनाया वो एग्जीक्यूट किया, चाहे वो राज्यसभा था, चाहे कांग्रेस के लोगों को तोड़कर भाजपा में लाना था। तो वर्तमान में उनका कद भी बढ़ा, आपने देखा होगा उन्हें केंद्रीय समिति में भी शामिल किया गया है और बड़े महत्वपूर्ण जगह उन्हें भाजपा ने बिठाया है। तो इतनी बात तो निश्चित तौर पे है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो बात कही है कि वो कभी कांग्रेस के भी सलाहकार होते थे, ये दोहरा वार है, क्योंकि वो सलाहकार वीरभद्र खेमे के होते थे। तो जी, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के नहीं होते थे। तो उन्होंने दोहरा जो वार किया है, एक तरफ वीरभद्र खेमे की बात भी की है, वहां दूसरी तरफ भाजपा को भी कहा है कि ये कांग्रेस के सलाहकार होते थे, तो आप इनसे बचकर रहिए। भाजपा में भी आप देखेंगे कि अनुराग ठाकुर अलग लाइन पे चल रहे हैं। नड्डा जी आए थे तो उन्हें पकड़कर बिंदल जी जबरदस्ती लाए, जब वो साइड में निकलने लगे थे एक जी, फोटो सेशन के लिए। और जो आप कह रहे हैं एक फोटो वायरल हुआ था, देखिए वर्तमान दौर में जितने लोग कांग्रेस के गए हैं उनको अब स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। जो जीते हैं वो तो विधायक हैं, लेकिन हारे हुए को पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए किसी ना किसी से तो जुड़ना पड़ेगा। और नड्डा से बड़ा चेहरा वर्तमान में भाजपा में कोई नहीं है। नंबर 3 के मंत्री हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
तो उनको भी संजीवनी के लिए ऐसे फोटो चाहिए होते हैं, ताकि वो अपने समर्थकों को संदेश दे सके कि नहीं, भाजपा में हमारी पहुंच है और भाजपा में आज भी हम जो है उतने ही महत्वपूर्ण। जी हाँ। जी, पंकज जी, लेकिन सुक्खू जी कह रहे हैं कि केंद्र की सहायता जो है प्रदेश को जो मिलनी चाहिए, उसमें भी कहीं न कहीं हर्ष महाजन जी रोड़ा बन रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा होगा? देखिए, सुक्खू जी ने पहले यही आरोप जो है उन्होंने जयराम ठाकुर जी और अनुराग ठाकुर पर भी लगाए हैं कि जी, भाजपा का जो भी नेता जाता है, वो वहां पैरवी करने के बजाय जो है वो प्रदेश को रोक के जाता है। प्रदेश की जो भी सहायता करनी होती है केंद्र ने, उसे रोक के जाता है। ये बहुत बड़ा आरोप है और वैसा ही आरोप अब भाजपा ने लगाया है कि हम ऊपर से खुल के भेज रहे हैं और सरकार संभाल नहीं पा रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, सरकार की पत्तल में छेद है। तो देखिए, आम आदमी को तो दो चीजों से मतलब है कि एक तो विकास की गति नहीं रुकनी चाहिए और दूसरा, केंद्र के जो लोग चुन के भेजे हैं, इतना बड़ा बहुमत दिया है केंद्र को, 4 विधायक जीते हैं, जो 4 7 सांसद हैं हमारे यहाँ से, 3 राज्यसभा, जी, तो 7 सांसद अपने हिस्से का काम करें और सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को लाया था कि वो अपनी गारंटियां पूरी करें और लोगों को जो सरकार से अपेक्षाएं होती है उनको पूरी करें। लेकिन वर्तमान में दोनों मोर्चे ही नाकाम लग रहे हैं, क्योंकि वहां से भी आरोप प्रत्यारोप है, हम दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम दे नहीं रहे हैं। तो सच्चाई कौन जानता है, लेकिन कुल मिलाकर के इन दोनों के बीच में, जो इन दो पार्टों के बीच में पिस रही है, वो प्रदेश की जनता है। जी, प्रेम जी जुड़े हैं हमारे साथ। प्रेम जी, आपके पुराने साथी सुक्खू जी के भी वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, सुक्खू जी भी महासचिव रहे हैं उनके साथ, आप भी उस दौर में होंगे उनके साथ जुड़े हुए। आज वो चर्चा का विषय इस कदर बन चुके हैं कि उन्होंने कहीं न कहीं जेपी नड्डा जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अच्छी साँठ-गाँठ कर ली है, उसको कहें, चाहे उनका राजनीतिक कुशलता कह लें उसको। अब वो अपना कुनबा भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि एक राज्यसभा सांसद के नाते उनके पास निधि भी है। वो कुछ हलकों में दे रहे हैं, अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं। धर्मपुर में भी उन्होंने दी होगी, रजत ठाकुर चले गए उनके पास कहीं न कहीं। जो जो भी गैर भाजपाई हैं, वो जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हर्ष महाजन की सलाह से बचें। वो सलाहकार पहले हमारे भी रहे हैं, अब आपके हैं। और वो कह रहे हैं उनकी सलाह से ईडी नौजवान में उनके हलके में दस्तक दे जाती है। और इस तरह से कहीं न कहीं ये अंदेशा भी है मुख्यमंत्री की तरफ से कि कुछ न कुछ नए घेरने की कोशिश हर्ष महाजन जी के द्वारा नड्डा जी के थ्रू हो रही है। कुछ ऐसे संकेत हैं। जी डॉक्टर साहब, जी, हर्ष महाजन जी का कुनबा भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितना बढ़ेगा उतना ही हमारे लिए बेहतर है। परेशानियां भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा करेंगे। वो एक खुराफाती दिमाग के जो हैं वो मालिक हैं। जहां होते हैं वहीं कुछ ना कुछ वो खुराफात करते हैं और अपनी इसी मिस्चीवियस पॉलिटिक्स के लिए उनकी जो राज्य की राजनीति है उसमें पहचान भी है। तो जितना वो अपने कुनबे को भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाकर बढ़ाएंगे, उतना ही मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए वो घातक साबित होंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए मैं समझता हूँ स्थितियां जो है वो निश्चित तौर पर वो सुखद होंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर्ष महाजन के माध्यम से आने वाले समय में अंतर्द्वंद बढ़ने वाला है। आपने कहा नड्डा बहुत बड़े, पंकज पंडित जी कह रहे थे कि बहुत बड़ा चेहरा है, दूसरे या तीसरे नंबर के मंत्री हैं। देखिए, आज वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष के तौर पर निश्चित तौर पर उनका पार्टी के अंदर सर्वोच्च पद पर इस वक्त वो विराजमान है, लेकिन थोड़े से समय में उनकी उस पद से विदाई होने वाली है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय स्तर का सिनेरियो है, उस सिनेरियो में आज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिन प्रतिदिन जो तनाव है बढ़ता जा रहा है। और ये वही जेपी नड्डा है जिन्होंने पिछले चुनावों में ये कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो चुकी है और उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थितियां बदलने वाली हैं। नड्डा बेशक दूसरे नंबर के मंत्री हैं, भाजपा अध्यक्ष के तौर पर उनकी विदाई तय है और जिस दिन वो भाजपा अध्यक्ष के पद से हटेंगे, परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी में जो उनका एक जिस रुतबे का आपने जिक्र किया, जिस जगह का आपने जिक्र किया है, उसमें बहुत परिवर्तन आएगा। तो ये हर्ष महाजन और ये हमारे यहाँ से गए हुए लोग भाजपा में जाके किसके साथ जुड़ते हैं, निश्चित तौर पर जो आगे हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जाकर, क्योंकि जिन जिन चुनाव क्षेत्रों से उन्होंने चुनाव लड़ा है उन चुनाव क्षेत्रों में पहले से भारतीय जनता पार्टी की एस्टैब्लिश लीडरशिप मौजूद है।
तो वो जो लीडरशिप है उसने पहले भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया है, और आने वाले समय में भी जो है इन चुनाव क्षेत्रों में बहुत बड़ा द्वंद्व जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहने वाला है। तो इसलिए हमें कोई लेना देना नहीं है हर्ष महाजन किसको सलाह देते हैं, कौन उनसे सलाह लेता है। मुख्यमंत्री ने एक ऐसे बात कही है कि नड्डा को बचना चाहिए, है ना, वो उन्होंने सलाह दी है। बाकी ये नड्डा जी के ऊपर निर्भर करता है वो किसकी सलाह लेते हैं, किसकी सलाह नहीं लेते हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर ये स्थापित तथ्य है कि हर्ष महाजन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाके भारतीय जनता पार्टी के लिए ही मुश्किलें पैदा करने वाले हैं। और ये जो ईडी है, ये जो सीबीआई का धंधा है, ये हर्ष महाजन तो अब गए भारतीय जनता पार्टी में, तो पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला ही रही है। अब ठीक है, हिमाचल के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि जब हर्ष महाजन गए तो उन्होंने पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में डिफेक्शन करने का काम किया, उसके सूत्रधार बने, और उसके बाद जब फिर सरकार दोबारा हमारी 40 सीटें हम जीत गए, उसके बाद उन्होंने ईडी का खेल शुरू किया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल है। ईडी, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, जितनी ऐसी संस्थाएं हैं उनका राजनीतिक इस्तेमाल करना, वो हर्ष महाजन जब भाजपा में नहीं थे तब भी भाजपा कर रही थी। हर्ष महाजन आज भाजपा से बाहर निकल जाएंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी ये करेगी। तो ये कोई नई बात नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो हिमाचल प्रदेश को लेकर दृष्टिकोण रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का नड्डा जी आए केंद्र में मंत्री बनने के बाद, हिमाचल के हिमाचली हैं, सारे हिमाचलियों को खुशी थी कि वो, मैंने भी बयान दिया था कि वो हिमाचल आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन हिमाचल आने के बाद उन्होंने राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं किया। सरकार को कोसा, राजनीतिक बातें की, सांप्रदायिक बातें की, हिमाचल हित की बात उन्होंने कोई, झूठ बोला दुनिया भर का, झूठे मुद्दे खड़े करने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन उनके मंत्री केंद्र सरकार में है, बतौर केंद्रीय मंत्री उनके नजरिया क्या है अब हिमाचल प्रदेश के लिए, जो हिमाचल प्रदेश की कठिनाइयां हैं, मुश्किलात हैं। आज आर्थिक हालात जो प्रदेश के हैं, कोई 2 साल के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस की सरकार ने तो पैदा नहीं किए। ये कोई ओवरनाइट स्थिति तो हुई नहीं है ये हिमाचल प्रदेश की। तो जो हिमाचल प्रदेश के जो जैसे भी हालात है, परिस्थितियां हैं, उनको लेकर उनका हिमाचल प्रदेश के प्रति क्या नजरिया है, क्या दृष्टिकोण है, क्या वो प्रदेश के लिए केंद्रीय मंत्री के तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से करना चाहते हैं, क्या वो हिमाचल के लिए लेके आए हैं, उस विषय में उन्होंने बात ही नहीं की। तो उनका तो हिमाचल का जो टूर था वो शुद्ध राजनीतिक था, निराशाजनक था, और उन्होंने सरकार को कोसने के अलावा, राजनीति करने के अलावा अपने इस दौरे में किया ही नहीं। ये पंकज जी ने, देखिए कौशल जी पहली बार बोला है कि नड्डा जी एक बड़ा सोबर और सॉफ्ट बोलने वाले नेता के रूप में उनको जाना जाता है। एग्रेसिव वो हिमाचल में आके हुए हैं। उन्होंने दोनों जनसभा में मुख्यमंत्री को, सरकार को निशाने पे लिया है। वहीं आप बात कर रहे हैं कि नड्डा जी का अध्यक्ष पद चला जाएगा, लेकिन उनको एक्सटेंशन भी मिली है और पूर्व अध्यक्ष भी हैं, उस नाते वो संसदीय बोर्ड के सदस्य भी रहेंगे। उनके कद में थोड़ा फर्क आएगा, लेकिन हिमाचल के नजरिए से, हिमाचल के नेताओं को अगर मदद लेनी है या हिमाचल में कुछ भी होना है, तो बिना नड्डा जी के कुछ नहीं होगा भविष्य में भी। ये तो नहीं, ये डॉक्टर साहब, ये भारतीय जनता पार्टी का वो आंतरिक मामला है। वहां उन्होंने किसके चरणों में जाके दंडवत होना है तो भाजपा के नेता जाने, ये उनका मसला है। लेकिन पंकज पंडित जी का आपने रेफरेंस दिया कि उन्होंने कहा बड़े सोबर है, पता नहीं उन्होंने बहुत पहले सुना होगा कभी उनको, जमाने बीत गए जब हमने कोई इस तरह का भाषण नड्डा जी के श्रीमुख से सुना हो। ये वही नड्डा है जिन्होंने पिछले दिनों ये कहा था कि ये भारतवर्ष जो 2014 से पहले घुटनों के बल चलने वाला भारत था, तो ये कहाँ की सभ्यता है, कहाँ की संस्कृति है, कहाँ की सोबरनेस है। तो ये कुछ नहीं है। जिस दिन से ये नरेंद्र मोदी में ही हुए हैं, उसी तरह की भाषा बोलते हैं, उसी तरह के अंदाज में बात करते हैं। ये पंकज पंडित जी ने कभी बहुत पहले सुना होगा इनको, जब वो जमाना अब चला गया पंकज जी। अब वही भाषा बोलते हैं नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बोलते हैं। चलिए, विवेक जी जुड़े हैं। विवेक जी, हर्ष जी का कुनबा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उससे सरकार, खासकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कुछ चिंतित भी दिख रहे हैं, क्योंकि वो सलाह दे रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि इनकी सलाह से बचे और इनसे दूरी बना लें। और ये भी कह रहे हैं साथ में कि जो कांग्रेस से भाजपा में गए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं घातक ही सिद्ध होंगे भाजपा के लिए। डॉक्टर साहब, जब स्कूल में छुट्टी होती है तो बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को लेने जाते हैं, तो स्कूल ड्रेस में सारे एक जैसे लगते हैं।
तो उनमें अपने बच्चों को तलाशने की कोशिश करते हैं। वही स्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी की है कि उनको भाजपा के कुनबे में सिर्फ कांग्रेस के आए हुए लोग ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोग उनको दिखते नहीं है। हकीकत यह है कि 2022 में कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुई। 40 विधायक और 3 निर्दलीय उनके साथ थे। वो अपना घर परिवार नहीं बचा सके, सरकार नहीं संभाल सके। उसकी पीड़ा से ग्रसित मुख्यमंत्री जी कुछ भी सुझाव देने के लिए अनाप शनाप बोलना प्रारंभ कर देते हैं। हकीकत यह है कि क्या राज्यसभा का सदस्य, जो सामान्य सदस्य है राज्यसभा का, वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से नहीं मिल सकता, या उनके साथ कुछ अन्य भाजपा के कार्यकर्ता क्या नहीं खड़े हो सकते? इस दृष्टि से देखना ये सामान्य नहीं है। ये एक अच्छा शोभनीय जो बयान है मुख्यमंत्री के यहाँ से आया है, वो नहीं आना चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने अभी प्रेम कौशल जी ने बोला, बड़े खुराफाती मिजाज है। मैं बताता हूँ खुराफात क्या होती है। खुराफाती होते हैं कि कांग्रेस के मंत्री अगर दिल्ली जाते हैं तो यहाँ पर उन्हीं का मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। विक्रमादित्य जी जाते हैं तो यूपी मॉडल, नेम प्लेट, अवैध निर्माण जैसी घटनाओं को लेकर के यहाँ पर उनका मीडिया ट्रायल हो जाता है। जैसे ही मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो टॉयलेट टैक्स का मीडिया ट्रायल हो जाता है। आखिर कांग्रेस के भीतर क्या खुराफात चल रही है, ये इनको बताना है। अंतर्द्वंद इनके भीतर है, ये इनको बताना है। माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी गए, वो जैसे ही जाते हैं पीछे से पता लगता है कि सारा मंत्रिमंडल जो है वो कोस रहा है अपना नड्डा जी को, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी उनके साथ तस्वीर शेयर कर रहे हैं। हकीकत इतनी खराब है कांग्रेस की भीतर, इनकी अंतरकलह इतनी ज्यादा है, उससे ध्यान भटकाने का मामला है। मंत्री महोदय तो छोड़िए, यहाँ तक कि इनके मोर्चों के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष इनका प्रदेश के ना मुख्यमंत्री जी से संवाद करता है, ना पार्टी की अध्यक्षा से संवाद करता है, और वो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाकर के, इनके पार्टी के अध्यक्ष महामंत्री के पास जाकर के वहां से मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव की राजनीति करता है। अंतरकलह से ये पूरी तरह ग्रसित है। हालत यहाँ इतनी खराब है इनकी कि आप मान के चलिए कि प्रतिभा जी कई बार ये बोल चुकी हैं कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान के विषयों को लेकर के वो दिल्ली जाके मिलती हैं। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की जो प्रतिमा लगनी है उसको लेकर के दिल्ली से आदेश और निर्देश हो रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस दिखाई कहां देती है? यहां तक कि भाजपा के विरोध में धरने प्रदर्शन के लिए 23/9 को जो बैठक बुलाई थी कांग्रेस ने, वो भी अंतरकलह की बलि चढ़ गई, जिसमें यहां तक कि किसी सीपीएस को नहीं बुलाया गया, किसी मंत्री को नहीं बुलाया गया। मामला इतना गंभीर हो गया कि जो पार्टी का पक्ष रखते हैं, हमारे मित्र भी यहाँ बैठे हैं प्रेम कौशल जी, प्रवक्ताओं तक को उसमें सूचना नहीं की गई, इनको भी नहीं बुलाया गया, और ना पार्टी के पूर्ण पदाधिकारी उसमें पहुंचे। हालत इतनी बदतर है कि नकली इंटक को लेकर के इनके इंटक के महासचिव उमेश जी को चिट्ठी लिखनी पड़ गई कि यहाँ नालागढ़ में एक नकली इंटक भी चलने लग पड़ी है। इन सब मुद्दों को जब आप ध्यानार्थ करते हैं और ध्यानार्थ करने के पश्चात जो चीजें सामने निकल के आती हैं, तो बेसिकली अपनी अंतरकलह से ध्यान भटकाने के लिए किसी को भी कटघरे में खड़ा करना ये शोभनीय नहीं है। रहा प्रेम कौशल जी ने कहा कि ये फेडरल स्ट्रक्चर की इन्होंने बात की, मैं बताऊं 1190 करोड़ रुपया आपको पूर्व वित्त वर्ष में दिया है केंद्र। चलिए ये बहस विधानसभा के अंदर की कि इतना मिला इतना आया, छोड़िए इस बात को। लेकिन मुझे ये बताइए, जैसा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जेपी नड्डा जी हर्ष महाजन जी की सलाह पे चलते हैं, क्या वो हर्ष महाजन की सलाह पे चल रहे हैं? ऐसा है, राष्ट्रीय हमारी पार्टी का एक फेडरल सिस्टम है, विद इन द पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हमारी बैठकें होती हैं, बैठकों में निर्णय होता है, चाहे पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे एलओपी हो, चाहे कोई अन्य सदस्य हो। यहां तक कि कई विषयों पर हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं से भी सुझाव लिए जाते हैं, हम देते हैं, उन्हें समयबद्ध करके आगे प्रस्तुत किया जाता है, और उसके ऊपर केंद्र नेतृत्व हो या कोई प्रदेश का नेतृत्व हो, वो सामूहिक निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी में 3 टायर सिस्टम है, यहाँ कोई वन मैन शो नहीं है। यहाँ अगर क्या मुख्यमंत्री जी जैसा कह रहे हैं उससे प्रतीत यही होता है, तो क्या बैठकों में ये निर्णय लिया जाता है कि नदौन में जाके ईडी की रेड केंद्र की सरकार करवाए? इस तरह के निर्णय भी बैठकों में होते हैं, क्योंकि ज्यादातर बड़े नेताओं का एक इनर सर्कल होता है, उसकी सलाहें चलती हैं, और उसमें हर्ष महाजन जी शामिल है। देखिए, मैं उसी विषय पर आ रहा था, प्रेम कौशल जी ने विषय उठाया था स्वायत्ता प्राप्त संस्थानों का, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे इलेक्शन कमीशन है। स्वायत्ता प्राप्त संस्थानों को राजनीतिक कटघरे में खड़ा करना
मानसिक दिवालियापन की निशानी नजर आती है। आप कैसे कह सकते हैं, ये कोई राजनीतिक सदस्यता अभियान का निर्णय नहीं है कि ईडी ने कहां रेड करनी है, सीबीआई ने कहां जाना है। अरे अभी इनके पुलिस डिपार्टमेंट ने अभी रिसेंटली पुलिस डिपार्टमेंट में एक इन्वेस्टिगेशन को लेकर के कहा कि ये मामला सीबीआई को दे दीजिए, हम अपने पूर्व डीजीपी और एसपी के अगेंस्ट हम इंक्वायरी नहीं कर सकते, आप इसको सीबीआई को हैंडओवर कर दीजिए। ये पुलिस ने कहा है, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कहा है प्रदेश सरकार को, तो क्या उसमें भी भाजपा की इन्वॉल्वमेंट है? अरे इस तरह की स्वायत्ता प्राप्त संस्थानों को बार बार आप ला करके कटघरे में खड़ा करना, ये मानसिक दिवालियापन की निशानी है, ये कोई राजनीतिक। लेकिन विवेक जी, सवाल ये उठ रहे हैं कि आपकी जब भाजपा की सरकार थी उस समय दर्जन के करीब मनी लॉन्ड्रिंग के केस जो क्रैशर मालिक कर रहे थे वो पुलिस ने रेफर किए थे ईडी को, लेकिन उसमें से पिक एंड चूज से एक नदौन के क्रैशर मालिक जो कांग्रेस सरकार के करीबी है उस केस को पिक किया गया, बाकियों की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं? इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। तो वो फाइल सारी प्रदेश सरकार के पास है, प्रदेश सरकार उनको सीबीआई के हवाले कर दे। नहीं किया हुआ है, आपकी सरकार जब जयराम जी की सरकार थी तब डीजीपी कुंडू जी ने भेजे हुए हैं वो मामले ईडी को, इसको फॉलो अप कर ले। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक क्रैशर मालिक की होती है। वर्तमान सरकार उसको फॉलो अप कर ले, कोई उसके ऊपर कोई प्रतिबंध है क्या फॉलो अप करने के लिए प्रदेश सरकार को? क्या प्रदेश सरकार की वहां सुनी नहीं जा रही है? क्या प्रदेश सरकार ने इस विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है? केवल पॉलिटिकल उसको मीडिया ट्रायल करना हर चीज का, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति हो गई है, ये प्रवृत्ति हो गई है, ये अच्छी बात नहीं है। आपके पास बाद में आऊंगा मैं, अभी पहले आस्था जी, क्योंकि ईडी के भुक्तभोगी इस समय सबसे बड़ी आम आदमी पार्टी रही है, जिनकी पूरी सरकार को अंदर किया गया, न्यायालय पे भरोसा रहा, न्यायालय ने कहीं ना कहीं जमानतें दी, वो भी लंबे समय बाद। आस्था जी, मुख्यमंत्री जी का बयान आपने पढ़ा होगा, उसमें स्पष्ट कहते हैं कि हर्ष महाजन जी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन कहते हैं जो यहाँ से गए हैं, पहले यहाँ के सलाहकार थे, अब वहां पे ये कर रहे हैं, और जेपी नड्डा जी उनकी सलाह से चल रहे हैं, और उनकी सलाह से ईडी नदौन पहुंच जाती है। जी सबसे पहले तो सभी साथियों को और आपको नमस्कार। देखिए, राजनीति में हम तो क्या बता सकते हैं, बट आप ये समझ लीजिए, मैंने पहले भी कहा था, अब चाहे दल वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि उनका रोल वही है जो अमर सिंह जी किसी जमाने में समाजवादी में वो अपना रोल निभाया करते थे, अब वो वहाँ यहाँ पे निभा रहे हैं हिमाचल राजनीति में। और आपको ये भी पता है कि उन्होंने जब मुंह खोलते थे तो ऐसी लोगों की परतें खोलनी शुरू कर देते थे कि वो लिहाज नहीं फिर किसी का रखते थे। तो ये एक स्वाभाविक है कि भाजपा के पास, देखिए, इससे अगर तो बहुत ज्यादा वेटेज वहां पे मिल रही है, हमें इतना पता नहीं है, बट इतना तो है कि इनर सर्कल में उनकी अच्छी जान पहचान है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात भाजपा के लिए भी नहीं मानूंगा मैं कि अगर उसको जरूरत पड़ रही है कि अपने नेताओं का विश्वास खो करके ऐसे आदमी पे जो जन्मजात ही कांग्रेसी रहा और सारी जिंदगी कांग्रेस में यही काम वहां पे किए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो कहते हैं कि अगर आपने देखा होगा, वो कहता था कि किसी मूवी का एक वो था, उसने कहा कि ऐसे लोगों से बच के रहना कि कहीं गलती से कुछ उधर पैसा मोल भाव ऊपर हो गया ज्यादा तो ये तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये कल को ऐसा ना हो कि सारे वहां से भेद लेकर के वापस कांग्रेस में लौट जाएं। तो ये तो इनका आंतरिक मामला है। बट हाँ, राजनीति अब उस पे पहुंच चुकी है। शुरू की जैसे राजनीति दलों पे चलती थी कि कांग्रेस से जुड़ा है कोई या सीपीआईएम शुरू वालों में जुड़ी थी, फिर उसके बाद ऐसा आया कि उसमें बल वाले का ज्यादा वो आया, फिर धन वालों का आया, अब छल वालों को ज्यादा वो दिया जाता है। तो अब ये मिश्रण तो बड़ा खतरनाक होता है, धन बल और उसका। तो अभी जो बाकी लोग हैं उसको थोड़ा पीछे भी ले जाएंगे, लेकिन भाजपा के लिए सबसे अच्छी बात बोलो या ये, और मैं सावधानी ये दोबारा से चेतावनी समझे सुख सरकार अपने लिए, जैसा हम लोग 2022 के बाद भी बोल रहे थे कि लोकसभा के बाद बहुत कुछ होने वाला है। तो एक बार फिर से मुझे थोड़ी सी ऐसा लगता है, जो पंकज जी भी बोल रहे थे, कि खतरे की घंटी दोबारा ये लोग एक हलचल जरूर करेंगे। इनका मनोबल बड़ा है, हरियाणा में जो चुनाव आए हैं, नतीजे आए हैं, तो उस पे दम पे, क्योंकि अगले बड़ी स्टेट्स इनके पास चुनाव में है, महाराष्ट्र है, अभी इसके बाद आप बिहार भी अगले साल आना है, दिल्ली तो चलिए पूर्ण राज्य नहीं भी मान सकते।
तो इस चीज के लिए और गिन चुन करके जो पिक एंड चूज की राजनीति है वो तो सभी दलों ने लगातार की है कि किसके घर पे रेड होनी है, कब होनी है, किसको अंदर डालना है, किसको बाहर रखना है। बट दुख का विषय पूरा यही है कि हिमाचल अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियल जिसको बोल रहे हैं। तो उस समय इस जो सबसे ज्यादा इस समय जरूरत थी वो हिमाचल को इस स्थिति से बाहर लाने की थी। और आपस में क्योंकि चुनाव 2027 तक अभी लगभग नहीं है, तो कोशिश सभी दलों की, सभी खास करके भाजपा कांग्रेस के सभी नेताओं की ये होनी चाहिए थी कि हमारे यहाँ पे थोड़ा जो डिरेल हो गया सारा सिस्टम, उसको थोड़ा राकेश जी ऐसी कोशिश कोई नहीं करेगा, क्योंकि सब सत्ता पाना चाहते हैं। सहयोग क्यों करेंगे? प्रदेश हित में भी सहयोग का वो दौर चलेंगे। अब राजनीति ऐसी नहीं, आपने कहा कि अब छल की राजनीति है, आपने खुद ही कहा है इस चीज को, और ऐसा ही हो रहा है। बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चलिए थोड़ा छल कपट पहले था, बट अब बहुत ज्यादा बिना किसी प्रिंसिपल्स के, और वो जो राजनीति हो रही है उसमें किसी का भी कोई भरोसा नहीं है कौन किस पाले में कब चला जाए। जी चलिए, कौशल जी आप कुछ विवेक जी को जवाब देना चाह रहे थे कुछ। हाँ, विवेक जी ईडी को बड़ा डिफेंड कर रहे थे। स्वायत्त संस्था है, थी तो स्वायत्त, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी उन सब का सत्यानाश भारतीय जनता पार्टी ने किया अपने 10 वर्ष के शासनकाल में। ये पूरा देश इस चीज को जानता है, पूरे देश ने इस चीज को देखा है कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा किया उसमें ईडी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया। अभी कर्नाटका में देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वहां की एक अदालत ने उनके खिलाफ जो है इसी मसले के ऊपर जो है मुकदमा दायर करने के आदेश दिए। मुकदमा दायर हुआ और बजाय जांच का सामना करने के जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हाई कोर्ट में उस एफआईआर को और उस जांच के आदेश को रद्द करने के लिए गई। तो ये दुर्भाग्य है देश का। ईडी स्वायत्त संस्था है, ईडी का डट कर इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को, अजीत कुमार कौन है, दुनिया भर के नाम है जिनको ईडी के माध्यम से आपने ट्रैप किया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई। कहाँ रहेगी स्वायत्तता इस संस्था की? आपने ये जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, अब इलेक्शन कमीशन से आप जब मर्जी दिल करता है इलेक्शन की डेट चेंज करवा लेते हैं। तो इन स्वायत्त संस्थाओं का तो भारतीय जनता पार्टी ने जो जुलूस निकाला है, जो जनाजा निकाला है और जो सत्यानाश किया है, वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लेकर रहा है। जी विवेक जी। प्रेम कौशल जी ने जो ईडी के विषय कहा, मैं आपसे निवेदन करूंगा इस पर आप एक बार बहस ही करवा लीजिए। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि केवल 3% पॉलिटिकल लोग हैं जिनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी है। 97% लोग वो हैं जो व्यापारी हैं या बड़े औद्योगिक घराने हैं जिनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी है। और एक भी मामला प्रेम कौशल जी सुनिए, एक भी मामला आज बोलने दीजिए, विवेक जी को बोलने दीजिए। और एक भी मामला ईडीएस जो इस तरह का कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, एक भी मामला वापस नहीं लिया गया है, चाहे वो व्यक्ति राजनीति में है या राजनीति में नहीं है। लेकिन विवेक जी मामला वापस नहीं लिया, लेकिन जांच प्रक्रिया को धीमा कर दिया गया। सुनिए मैं आ रहा हूं, आपके विषय में आ रहा हूं। अदालतों की कार्रवाई के ऊपर राजनीतिक पार्टियां टीका टिप्पणी नहीं कर सकती हैं। और अभी जो मैं इस पे मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आप इस मुद्दे पे एक डिबेट कराइए। मैं स्वयं आऊंगा, पूरी तैयारी के साथ आऊंगा, और प्रेम कौशल जी को बुलाइए, मैं आपसे परम निवेदन भी करूंगा। और राकेश आस्था जी ने जो भी कहा, मैं इन्हें बता दूं कि अभी जब जमानत मिली है, चाहे वो हरियाणा में राम रहीम को मिली हो या केजरीवाल जी को मिली हो, कांग्रेस के दामाद वाड्रा जी ने कहा है ये भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई है। हालत इनकी ये है, पहले आप आत्मचिंतन करिए। और दूसरी बात, आस्था जी ने कहा कि अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। आस्था जी ने कहा कि छल कपट की राजनीति हो रही है। मैं कहता हूं वो छल कपट की राजनीति अब से नहीं हो रही, वो तो जब अन्ना हजारे जी की
कंधे पर पैर रखकर चढ़ी थी आम आदमी पार्टी, उसी दिन से प्रारंभ हो गई थी। तो ये जो 6 महीने की राजनीति है, इस पर तो आप बात ही मत करिए। और रहा सवाल इस कांग्रेस हमेशा विषय वो लेती है जो उनको सब्जेक्ट टू द सुटेबिलिटी होता है। जहां ईडी को खड़ा करना है वो ईडी को खड़ा कर लेते हैं, जहां सीबीआई को खड़ा करना है वहां सीबीआई को खड़ा कर लेते हैं। मैं इनका धन्यवाद करूंगा कि अभी तक इन्होंने इलेक्शन कमीशन की ईवीएम को कटघरे में नहीं खड़ा किया हरियाणा में। कल का कर दिया हुआ है, बीच में दे दिया गया था वो भी। अगर कर दिया तो उसके लिए भी धन्यवाद। आप लगातार नहीं बोलेंगे डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा 3% पॉलिटिकल लोग हैं जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है। मैं ये जानना चाहता हूं कौशल जी ईडी पे अलग से बहस करेंगे, क्योंकि ईडी हिमाचल की तरफ पूरी तरह से बढ़ चुकी है। और मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि हर्ष महाजन जी की सलाह पे ईडी भी पहुंच जाती है, जाहिर है इसके पीछे कुछ बड़ा पकड़ा है। हम तथ्य जुटाएंगे कुछ ना कुछ और एक दिन लंबी बहस इस पे करेंगे। तो मैं पंकज पंडित जी, आपको लग रहा है कि देखिए बहस शुरू हुई कि हर्ष महाजन का कुनबा बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री खुद सलाह दे रहे हैं नड्डा जी को, और ईडी तक बात पहुंच गई और ईडी पे बहस ज्यादा चल पड़ी। तो आपको लगता है जो आप अंदेशा जता रहे हैं कि ये लोग चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, और क्या किस माध्यम से करेंगे? जी पंकज। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से कांग्रेस में स्थितियां चल रही है और जिस हिसाब से भाजपा ने आक्रामक रवैया अपनाया है, कुछ बड़ा हो रहा है। बाकी जहाँ तक सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात है, उनकी अदावत हर्ष महाजन जी से बड़ी पुरानी है, क्योंकि जब वो कांग्रेस में थे तो वो वीरभद्र जी के एडवाइजर थे, तब भी हर्ष महाजन जी से समस्या थी। अब वो सरकार में मुख्यमंत्री हैं तो हर्ष महाजन जी अब केंद्र सरकार के एडवाइजर बन गए हैं, तो अदावत पुरानी है। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के लिए मुझे नहीं लगता कि ऊपर से कोई राहत के आसार अभी तक नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी अंदर खाते असंतोष बढ़ रहा है। आप देखते होंगे एक नेता दिल्ली जाता है, पीछे से काफी लोग चले जाते हैं, कुछ तो अपने दौरों की जानकारी भी नहीं देते। बड़ी चीजें अंदर पक रही हैं। अब देखना है कि कुल मिलाकर के आर्थिक मोर्चा और साथ राजनीतिक मोर्चा, दोनों मोर्चे पे सुखविंदर सिंह सुक्खू कितनी मजबूती के लड़ते हैं, ये आने वाले समय में हमें जी चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं कह रहे हैं जगत प्रकाश नड्डा जी को कि वो हर्ष महाजन जी से बच कर रहे हैं, उनकी सलाह से वो चल रहे हैं। कभी वो ईडी को भेज रहे हैं, कभी वो सरकार तोड़ने की ऑपरेशन लोटस की कोशिशें करते हैं, और उन्होंने कहा कि इनकी कोशिशें सिरे नहीं चढ़ेंगी। वहीं पे हर्ष महाजन भाजपा के अंदर एक बड़ा कुनबा कहीं ना कहीं तैयार कर चुके हैं। भाजपा की कोर कमेटी जो प्रदेश की मुख्य है उसमें वो शामिल हैं, और उनके कुनबे में लोग भी शामिल हो रहे हैं। भाजपा के भी जो पुराने लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ऐतराज है कि हर्ष महाजन एक अपनी टीम भाजपा के जो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है उसके अंदर खड़ी करते जा रहे हैं। तो ये बातें सारी इधर उधर घूम रही हैं। लेकिन पंकज जी ने ठीक कहा कि केंद्र से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। वो मुख्यमंत्री के आरोप भी जायज हैं कि कोई राहत केंद्र देगा नहीं, और वहीं उन्होंने चेताया है कि कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो एक कुछ ना कुछ तो होगा आने वाले समय में। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।